हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ये है आपके सामने हमारा सोलर सिस्टम। आप देख पाएंगे ये यहाँ पर है प्लैनेट अर्थ, और बाकी प्लैनेट्स की तरह ये ऑब्वियसली बात है सन को ऑर्बिट करता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस सोलर सिस्टम के बिल्कुल केंद्र में आपको मिलेगा सन। नाउ सन के बारे में जानकारी हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है। हमें ये पता है कि सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर सन की जो हीट है ये गायब हो जाती है तो अर्थ में जो टेम्परेचर है बहुत ही तेज़ी से गिरेगा। बहुत सी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हो सकता है कि एक्सटिंक्ट हो जाएं। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन में जो भी यहाँ पर प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, जुपिटर, वेरियस यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट है, बहुत सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मून्स हैं, इन सब की फॉर्मेशन में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा था सन का। मगर हमें अभी भी सन के फंक्शन के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। हमें पता नहीं है कि सन बहुत सी चीज़ें जो करता है इसका रीज़न क्या है, सन की जो साइकिल्स है इसका क्या रीज़न है। इसलिए सन की तरफ हम ह्यूमन बींग्स फाइनली पिछले कुछ सालों में बहुत सारे प्रोबिंग मिशन भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल पार्कर सोलर मिशन नासा का, इंडिया भी भेजेगा आदित्य L1 मिशन, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी बहुत सारे अपने मिशन भेज रही हैं। तो आज के समय हम कोशिश कर रहे हैं कि सन की जो मिस्ट्री है इसको हम फाइनली समझ पाएं। नाउ सन की जो मिस्ट्री है इसकी भी अपने आप में बहुत बड़ी लिस्ट है। उसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है सोलर मिनिमम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोलर मिनिमम क्या होता है, इसका इम्पैक्ट आपको प्लैनेट अर्थ पे क्या दिखेगा, और सोलर मिनिमम का जो ऑपोजिट होता है सोलर मैक्सिमम वो क्या होता है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। सो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर 1,50,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, और हमारी ऐप भी आती है ऑन गूगल प्ले स्टोर। डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं विद आवर फ्लैगशिप कोर्स। इसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है टिल 31 मई 2020। सन 11 साल की जो अपनी नेचुरल सोलर साइकिल होती है इसमें 2 फेजेस देखता है। ठीक है, एक फेज होता है सोलर मैक्सिमम और दूसरा सोलर मिनिमम। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों। जब सन में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही हो, जब सन स्पॉट्स की संख्या आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है और ओवरऑल जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, तो उसको हम कहेंगे हम इस वक्त सोलर मैक्सिमम को देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सन स्पॉट्स ज़्यादा हो तो सोलर मैक्सिमम, इसके अपोजिट सन स्पॉट्स कम है, सन आप लिटरली कह सकते हैं शांत दिख रहा है, वहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, सन इतना वायलेंट आपको दिख नहीं रहा, तो वहाँ पे आप कहेंगे इस वक्त सन सोलर मिनिमम में है। सो आज से 11 साल पहले सन बिल्कुल पीक पे था ऑफ सोलर मैक्सिमम। अब इस वक्त 2020 में सन सोलर मिनिमम में पहुँच चुका है। और बाय द वे ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम नासाज वेबसाइट। यहाँ पे आप देख पाएंगे नासा की ऑफिशियल वेबसाइट है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सन स्पॉट्स इन एनी गिवन सोलर साइकिल इज डेजिग्नेटेड एज सोलर मैक्सिमम, द लोएस्ट इज सोलर मिनिमम। अब ये तो मैंने आपको शब्द बताए हैं, मगर इमेजेस देखकर माइंड में क्लैरिटी आती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सन की एक टेलीस्कोप से ली गई इमेज है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सन की कंडीशन है सोलर मैक्सिमम। आप देख पाओगे इसका सरफेस कितना वायलेंट है, यहाँ पे कितने इरप्शंस हो रहे हैं, और लगातार सन की जो एनर्जी है इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर ये है सोलर मिनिमम, ऑलमोस्ट काम, काफ़ी हद तक शांति है यहाँ पे। मगर आप ये मत मान लीजिएगा कि सोलर मैक्सिमम में सन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और सोलर मिनिमम में सन की हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये कहना सही होगा नहीं। हाँ, एक माइन्यूट डिफरेंस आता है, मगर वो डिफरेंस आपको ज़रा दिखेगा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ग्रैंड सोलर मैक्सिमम या फिर ग्रैंड सोलर मिनिमम। उसके बारे में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अभी के लिए जो ये डिटेल्स हैं ये समझ लो। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो ये सोलर साइकिल है 11 साल की, जिसमें सोलर मैक्सिमम भी आता है 11 साल बाद, फिर 11 साल बाद सोलर मिनिमम आता है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था सैमुअल हेनरिच श्वाब ने। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था इस पूरी साइकिल को 1843 में, 17 साल की लंबी ऑब्जर्वेशन के बाद में ऑफ कोर्स श्वाब के जो नोट्स थे, जो उनकी रिसर्च थी, इस पर काम हुआ, शोध हुआ, और आज के समय ह्यूमन बीइंग्स इतने कैपेबल हो गए हैं
कि सन की जो मूवमेंट है, जिस तरीके से सन एक्ट करेगा अपनी साइकिल के हिसाब से, वो हम समझ चुके हैं। तो 2014 में, आज से करीब 6 साल पहले, सोलर मैक्सिमम की पीक थी। उसके बाद सोलर मैक्सिमम ख़त्म होना स्टार्ट हो गया और नासा ने 2014 में ही बता दिया था कि 2019 के बाद से सोलर मिनिमम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो साइकिल है ये कुछ हद तक ऐसे काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ईयर है और ये यहाँ पे है सन की एक्टिविटी। यहाँ पे आप देख पाएंगे 1998-9 के आसपास सोलर मिनिमम था। उसके बाद सन 2000 जैसे स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पर सोलर मैक्सिमम देखा था, फिर एक गिरावट आई और फिर उसके बाद रिसेंट टाइम्स में 2012-13 तक हमने सोलर मैक्सिमम फिर से देखा यहाँ पर, ठीक है। सन की एक्टिविटी पीक पे थी, फिर ढलान आई और अब इस वक्त हम यहाँ पे हैं 2020 में और सन काफ़ी कूल है, काफ़ी काम है। कूल से ये मतलब मत निकाल लेना कि वहाँ पर हीट नहीं है, इट इज़ स्टिल क्वाइट हॉट, मगर जो वो उसकी वायलेंट एक्टिविटी थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो अभी के लिए हमने ये जान लिया कि जब सोलर मैक्सिमम का टाइम होता है तो उस वक्त सन स्पॉट्स आपको ज़रा दिखेंगे, मगर जब सोलर मिनिमम का टाइम होता है तो सन में आपको क्या कुछ अलग दिखता है? जी हाँ, दिखता है। जब सोलर मिनिमम होता है तो उस वक्त कोरोनल होल्स, जो वैसे सन में हमेशा होते हैं मगर छुपे रहते हैं बिकॉज ऑफ सोलर स्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स, ये फाइनली सामने आते हैं, इनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और इन कोरोनल होल से बहुत से पार्टिकल्स निकलते हैं, इंक्लूडिंग सोलर विंड। सोलर विंड कहाँ से निकलती है? कोरोनल होल से। और कोरोनल होल्स सबसे ज़्यादा बड़े, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग सोलर मिनिमम। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है कोरोनल होल्स सन पे, ये बहुत बड़े बड़े होल्स आ जाते हैं और इससे निकलती है सोलर विंड जो पूरे सोलर सिस्टम में फैलती है। नाउ जब सोलर विंड फैलती है तो क्या इससे कुछ इम्पैक्ट होता है अर्थ पे? बिल्कुल होता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि सोलर विंड कितनी स्ट्रांग है, धरती की पोजीशन उस वक्त क्या थी, ऑल दिस मैटर्स। मगर एक स्ट्रांग सोलर विंड का अगर एक झोंका आता है तो बिल्कुल धरती में जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स हैं, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिल सकती है। ये कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों तक लास्ट कर सकता है। ह्यूमन बींग्स को इसमें ज़रा खतरा होता नहीं है, अनलेस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रैंड सोलर मिनिमम की, जहाँ पर सोलर विंड्स भी बहुत ही ज़रा स्ट्रांग होती हैं ना। ह्यूमन बींग्स पर इसका इम्पैक्ट होता नहीं है, मगर जो अंतरिक्ष में स्पेस डिब्री है, ये जो आपने शब्द सुना होगा DEBRIS, ठीक है, इसको डिब्रिस नहीं बोलते, इसको कहते हैं डिब्री। ये होता है अंतरिक्ष का मलबा। सैटेलाइट्स लॉन्च करी और सैटेलाइट्स टूट गई और आपने कई स्पेस शटल लॉन्च किए, वो भी टूट गए। उनके जो नट बोल्ट हैं, जो स्क्रैप मेटल है, इस वक्त अंतरिक्ष में तैर रहा है अंतरिक्ष का मलबा बनकर। तो क्या होता है, काफ़ी बार ये जो अंतरिक्ष का मलबा है ये धरती की जो बिल्कुल एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर है इससे टकरा कर वापस धरती की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अगर आप सोलर मैक्सिमम को देखो तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है इतनी अग्रेसिव होती है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास अर्थ के एटमॉस्फेयर की बिल्कुल जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। और उस टाइम मान लो सैटेलाइट है, स्पेस डिब्री है, एटमॉस्फेयर की लेयर के बॉर्डर से टकराती है तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है और ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे धक्का लगता है और वापस ये सैटेलाइट धरती की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। क्या ये डेंजरस है? देखिए, प्रॉपर सैटेलाइट्स के लिए इतना डेंजरस नहीं है, मगर जो स्क्रैप मेटल होता है, जो स्पेस डिब्री है, वो काफ़ी बार इससे टकराकर धरती की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हमको डरने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पेस डिब्री है वो इतना बड़ा नहीं है कि धरती के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को वो झेल पाए। ज़्यादातर वो जब तक धरती तक पहुंचता है तो काफ़ी हद तक डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है। सो सोलर मिनिमम के केस में सिंस ये जो आखिरी लेयर है ये इतनी स्ट्रॉन्ग रहती नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो अंतरिक्ष का मलबा है ये धरती की तरफ ही इतना आता नहीं है। तो इन शॉर्ट सोलर मिनिमम स्पेस डिब्री के लिए ख़राब है, मतलब कि स्पेस डिब्री बढ़ता रहेगा अगर सोलर मिनिमम बहुत ही लंबे समय तक चलता रहे। सोलर मैक्सिमम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि स्पेस डिब्री वापस धरती पर आए, मतलब कि एटमॉस्फेयर से गुजरकर धरती के सरफेस के ऊपर डिसइंटीग्रेट कर जाए। नाउ फाइनली अब हम आते हैं ग्रैंड सोलर मिनिमम पर। रिसेंटली नासा ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहां पर इन्होंने ये बताया था कि आने वाले कुछ दशकों में 20 साल या फिर 30 साल या इवन 40 सालों में एक बार आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड सोलर मिनिमम, मतलब कि सन बहुत ही लंबे समय तक सोलर मिनिमम में जाएगा और उसकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। इसकी वजह से सन की जो हीट है टुवर्ड्स अर्थ उसमें भी मिनिस्क्यूल डिफरेंस आएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मगर
कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा, उतना डिफरेंस काफ़ी होगा धरती में एवरेज टेम्परेचर को चेंज करने में, और धरती में उस वक्त आपको दिख सकती है आइस एज, मतलब कि हिमयुग। यहाँ पर अजीब बात यह है कि जो ह्यूमन बींग्स क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है इसको बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन। तो उस वक्त क्या हुआ कि धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होगा कि सोलर मिनिमम का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम होगा। तो मतलब कि आज से कई दशक बाद जब ग्रैंड सोलर मिनिमम आएगा तो बिल्कुल आपको जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर का पार्ट ये वाला, यहाँ पे आपको ठंड बढ़ती हुई दिखेगी, मगर हिमयुग जैसी स्थिति नहीं आएगी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये थी एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम, ये कहाँ से आता है और कितने टाइम तक आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 1 से लेकर 2 साल तक ये रहेगा, फिर उसके बाद एक इसकी पीक स्टेज आती है, फिर ढलान आता है। तो ये एक साइकिल है, ये चलता रहेगा। आप अपने जीवन में पहली आखिरी बार सोलर मिनिमम नहीं देख रहे हो, और मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने जीवन काल में एक ग्रैंड सोलर मिनिमम भी देखोगे। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।